नमस्कार दर्शकों, दत्तांश के इस नए एपिसोड में हम लोग अब झारखंड के जो असेंबली के चुनाव होने वाले हैं उन पे चर्चा शुरू करेंगे। आज हमारा ये पहला एपिसोड है जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, कौन कौन किरदार है और पिछले चुनावों में किस तरह की स्थिति थी और कैसे ये 2024 का चुनाव आगे बढ़ेगा। और इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए आज डॉक्टर संजीव हैं जो कि झारखंड के बारे में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या नहीं है। उसके पहले मैं ज़रा से कुछ आंकड़े दे दूं कि झारखंड में 2 फेजेस में चुनाव होने वाले हैं और 81 विधानसभा सीटें हैं। और एक तरफ है महागठबंधन जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है और CPI-ML है। तो दूसरी तरफ है NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका की लीडरशिप है बीजेपी के। उसमें आजसू है, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन, और उसमें जो है JDU है और लोक जनशक्ति पार्टी है। तो बेसिकली चिराग पासवान का जो है वो यहाँ पे है। इस 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें आई थी और जो कि 11 2014 से ज़्यादा थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि उसका जो वोट परसेंटेज था वो 18.72 था, 18.72%, जो कि 2014 के तुलना में 1.71% गिर गया था। उसी तरह से बीजेपी को 25 सीटें आई थी जो कि पिछली बार की तुलना में 12 कम थी और उनका वोट परसेंटेज था 33.71। देखिए डबल, ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन सीटें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज़्यादा हैं। और लास्ट इलेक्शन में उनको जो है 43, उसके बाद जो है 2.1% 2014 से ज़्यादा मिला था। INC को 16 सीटें आई थी, 10 सीटें ज़्यादा 2014 की तुलना में। उनको मत आए थे 13.88%, जो कि 3.42% 2014 की तुलना में ज़्यादा था। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, इसमें JVM झारखंड विमुक्त पार्टी लेड बाई बाबूलाल मरांडी अलग चुना, उन्होंने अलग चुनाव लड़ा, जो 14 में भी उन्होंने लड़ा था और उनको 3 सीटें कम आई। पिछली बार उनको 8 आई थी 14 में, इस बार उनको 5 आई और उनका वोट प्रतिशत जो है वो घट के 4.54% हो गया 2019 में। उसी तरह से झारखंड स्टूडेंट यूनियन, झारखंड स्टूडेंट यूनियन को भी 2 सीटें कम आई और उनका वोट प्रतिशत 4.42% है। इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे, JMM कांग्रेस इन्होंने मिल के चुनाव लड़ा तो इनका वोट प्रतिशत कम था। जैसे कि अगर देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिर्फ 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनको 18% मत आए। बीजेपी को 33% मत आए थे लेकिन उन्होंने 79 सीटों में चुनाव लड़ा था। तो ये जरा से थोड़ा सा दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में आप 20 चीज़ें खरीदेंगे तो शायद 5 ही रुपये की चीज़ें खरीद पाएंगे, लेकिन अगर 4 खरीदना होगा तो आप 25 रुपये की चीज़ खरीद पाएंगे। उसी तरह से चुनाव में भी हुआ, कम सीटों में लड़कर कम प्रतिशत लेकिन सीटें ज़्यादा। क्या होता है ना, और इसमें जो है बीजेपी ने 79 सीट्स लड़ी, 33% वोट आया है ना, इसलिए सीटें ज़्यादा नहीं आई क्योंकि 33% डिस्ट्रीब्यूट हो गया 79 सीट्स में। आपने 5 सीटें लड़ी, आपका आया 25% मत, आपको 5 जीत जाएंगे आप। ये जो है बेसिकली कि अलायंस मेकिंग में क्या फ़ायदा है इसके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे जो बातें आ रही हैं तो एक इंटरेस्टिंग बात जो देखने वाली वो ये है कि NDA की जो पार्टियाँ थी वो अलग अलग लड़ रही थी, लेकिन महागठबंधन की पार्टियाँ मिल के चुनाव लड़ रही थी, तो उनके मत प्रतिशत भी कम थे और लेकिन उनको सीटें ज़्यादा आई। तो संजीव जी, अगर इसी सिनेरियो को देखा जाए, क्योंकि इस बार NDA संगठित हो गई है, बाबूलाल मरांडी आ गए हैं वापस NDA में और उनको लीडरशिप भी दी गई है और आप जैसा जानते हैं बाबूलाल मरांडी जनता के नेता हैं। तो 2024 की जो बैटल है जो असेंबली की,
वो कैसे प्ले आउट होगी? देखिए, थैंक यू अनुज जी। देखिए, झारखंड में पहली बात तो ये समझिए कि पूरे अगर नॉर्थ इंडिया में आप देखें तो झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ ट्राइबल की अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाली एक पार्टी है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा मौजूद है। ठीक, और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो दुनिया की एक बड़ी पार्टी है, संसाधन है, और उसमें अगर कैंडिडेचर के हिसाब से आप देखिए तो कितने उसमें मुख्यमंत्री रहे हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मरांडी जी, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। उसमें चंपई सोरेन जी भी चले गए जेएमएम से, वो भी मुख्यमंत्री थे, वो भी चले गए। अर्जुन मुंडा जी, वो भी मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, तो उनकी पत्नी अब की चुनाव लड़ रही हैं, तो वो भी उधर हैं। तो अगर आप देखें तो वजनी नेताओं के हिसाब से कि जिनको लोग जानते हैं, बीजेपी में काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन एक कई बार ये एक केओस भी हो सकता है। अगर अब बीजेपी कैसे मैनेज करेगी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि टिकटों का जो बंटवारा किया है उसमें सबको कुछ ना कुछ मिला है, जैसे चंपई सोरेन जी खुद भी लड़ रहे हैं और उनके बेटे को भी टिकट मिला है। अर्जुन मुंडा जी की पत्नी जो मीरा मुंडा हैं उनको टिकट मिला है, वो भी लड़ रही हैं। रघुवर दास जी जो पहले मुख्यमंत्री थे, अभी गवर्नर हैं उड़ीसा के, उनकी बहू को टिकट मिला है। एक और नेता जो बीच में इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, सरयू राय जी, वो भी बीजेपी के झारखंड के नेता थे। अब वो जेडीयू के टिकट पे अब की बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, और जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये बीजेपी के एलाइज हैं। तो ये सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि चुनाव में मुद्दे क्या हैं, चुनाव क्या हिंदू मुस्लिम पे होगा, नहीं इसमें एक चीज मैं यहाँ पे टोकना चाहूँगा कि अगर आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि शायद जो कांग्रेस का रोग हुआ करता था डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का, वो अब बीजेपी की तरफ चला गया है, क्योंकि बेटे बहू इनकी, ये आपने जैसे बताया कि टिकटें उनको मिली हैं। अगर आज चुनाव होता है, बीजेपी मतों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 33% मत हैं, उसके सबसे ज़्यादा एक तरह से कहा जाए वोट हैं। और अगर ये जो दूसरी पार्टियां हैं, चिराग पासवान जी की पार्टी है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है, ये सब मिलके अगर चुनाव आज होता है तो किसकी बढ़त है और क्यों है? देखिए, ये अभी आज की तारीख में तो मामला बहुत ही कांटे की टक्कर का है, किसी को बढ़त नहीं है। 3-4 दिन पहले तक लग रहा था कि बीजेपी को काफ़ी बढ़त है, लेकिन आज भी जैसे मैंने झारखंड में बात की, कई लोगों से बात की, पत्रकारों से भी बात की, कुछ सरकारी लोगों से भी बातचीत की, तो अभी इस धुंध को थोड़ा साफ होने में टाइम लगेगा। क्योंकि अब देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है कि कौन इधर से कौन उधर जा रहा है। कल ही रात को 2 नेता, ठीक है, एक सिटिंग एमएलए, वो लोग सब बीजेपी से जेएमएम में आ गए। ठीक, तो चुनाव अभी सेटल नहीं हुआ है नहीं, मतलब। और जेएमएम, जैसे जेएमएम ये जो हेमंत सोरेन जी की भाभी सीता सोरेन, जो लोकसभा चुनाव से पहले जब वो जेल गए तो वो जेएमएम छोड़ के बीजेपी में चली गई थी, और बीजेपी ने उनको दुमका से लोकसभा का टिकट दिया। ठीक है, और वहाँ पे जेएमएम का काफ़ी स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। लेकिन सीता सोरेन लोकसभा चुनाव हार गई, और वहाँ से बीजेपी के जो सिटिंग एमपी थे सुनील सोरेन, उनका टिकट कट गया क्योंकि सीता सोरेन को टिकट मिला। अभी दोनों लोग, सुनील सोरेन और सीता सोरेन, दोनों बीजेपी की तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही अगर आप देखें चाईबासा वाले पॉकेट को अगर आप देखें तो वहाँ पे जो गीता कोंडा है, गीता कोड़ा कांग्रेस से, जो मधु कोड़ा की पत्नी, हाँ, एमपी थी। तो लेकिन वो लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भी बीजेपी में एंट्री ले ली और चुनाव लोकसभा का वो हार गई, तो वो भी विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी चुनाव सेटल नहीं हुआ है, और लोग A1 से A2 और A2 से A1 में बिल्कुल जा रहे हैं, आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन
क्या मुद्दे कुछ कुछ इस तरह के उभर के आ रहे हैं जो 2024 के चुनाव होने वाले हैं उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? देखिए, मुद्दे तो झारखंड में जैसे अब जो जेएमएम यूज़ करेगी कि आदिवासी का बेटा है, मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर आपराधिक धाराएं लगा जाए, सिंपैथी कार्ड चलने हमको जेल भेजा गया, है ना, तो वो सब है। प्लस मैया योजना की बात होगी कि जैसे जेएमएम सरकार ने अभी जो मानदेय है तो उस मानदेय को महिलाओं के लिए बढ़ा के उन्होंने 2,500 रुपये प्रस्तावित कर दिया है, तो आगे से 2,500 रुपये मिलेगा। पहले 1,000 रुपये मिल रहा था जेएमएम सरकार के द्वारा। बीजेपी ने अपने घोषणा में कहा कि वो 2,100 रुपये देगी, तो जेएमएम सरकार ने उसको 2,500 रुपये मैया योजना में डाल दिया। देखिए, इस पूरे प्रकरण में एक चीज़ ये भी देखना होगा कि एक नई नेता झारखंड में निकली हैं। जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने फ्रंट पे आके पार्टी का मोर्चा संभाला और मीडिया के लाइमलाइट में भी वो रहती हैं। फिर गांडे विधानसभा का उपचुनाव जीत के वो अभी सिटिंग एमएलए भी हैं। तो वो जैसे झारखंड में एक तेज तर्रार महिला, तो वो क्या इस चुनाव में कुछ असर डालेंगी? नहीं, उनकी अपील तो दिख रही है, क्योंकि युवाओं में और किस पर युवा में जो खास तौर से यूनिवर्सिटी जाने वाले, हमने बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लोगों से भी बातचीत की थी, तो यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो यंग वोटर्स हैं, वो उनके साथ रिलेट कर पाते हैं। खास तौर से ट्राइबल बैकग्राउंड के जो हैं वो उनको देखते हैं एक आइकॉन के तौर पे वो देखते हैं। लेकिन अब इसमें देखिए, बीजेपी की स्ट्रेंथ कहाँ है और जेएमएम की कहाँ है। बीजेपी की स्ट्रेंथ जो है वो शहरी पॉकेट्स जितने हैं उसमें बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है, ठीक है, चाहे वो रांची हो, चाहे वो जमशेदपुर हो, चाहे वो धनबाद हो, तो इस तरह के जितने पॉकेट्स हैं, हजारीबाग है, तो ये सब में बीजेपी बहुत मजबूत रहती है, ठीक है, और उसको 27-30% वोट तो आप मान के चलिए उससे वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो उनको बहुमत लाने के लिए ज़्यादा वोट परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस दोनों जब मिल जाते हैं तब वो बीजेपी का जो अपना वोट बेस है उसके आसपास वो पहुंच जाते हैं। तो अब इसमें भी आरजेडी भी आ गई है इनके साथ, तो कुछ पॉकेट्स में आरजेडी का प्रभाव है। पलामू वाला बेल्ट है, गढ़वा का बेल्ट है, या गोड्डा का बेल्ट है जो भागलपुर बिहार से लगता है, और इधर यूपी से जो लगता हुआ इलाका है, तो वहाँ आरजेडी का भी कुछ प्रभाव। लेकिन यहाँ पे संजीव जी, अगर हम ये देखने की कोशिश करें मतों के हिसाब से कि कितने परसेंटेज किसको आते हैं, तो बीजेपी जो है वो 36-37% की लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई है अभी। अगर आप 2014 का भी चुनाव देखेंगे और 2019 का भी अगर आप चुनाव देखें तो वो एक लाइन है, जैसे कि अगर अर्बन एरियाज में भी वो डोमिनेंट रोल है, ये हमको ध्यान में रखने वाली होगी। एक दूसरा मेरा सवाल था कि एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है हमारे भारतीय लोकतंत्र में कि महिलाओं को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में रिकग्नाइज किया जा रहा है। आपने जैसे मैया योजना की बात की, उसी तरह से लड़की बहना योजना जो है महाराष्ट्र में चल रही है, और ये फिनोमेना जो है मध्य प्रदेश में, ये शिवराज सिंह चौहान जी जिन्होंने लाडली बहना स्कीम जो शुरू की थी, लेकिन मध्य प्रदेश का जब हमने डेटा एनालाइज किया तो हमने देखा कि वहाँ पे 40 से 50 ऐसी सीटें थीं जहाँ पे महिलाओं का मतदाता प्रतिशत जो है करीब 75 से 80% था। अच्छा, 70 से 75% महिलाएं वोट करने आ रही थी। तो अब क्या इस तरह का कोई फिनोमेना, क्योंकि अगर ये एक कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म 2100 रुपये बीजेपी देगी, हम 2500 देंगे, फिर कोई दूसरा आएगा बोलेगा हम सब 3000 देंगे, तो क्या महिलाओं का भागीदारी झारखंड में को आप देखते हैं कि एक ट्राइबल एरिया होने की वजह से जिसमें ज़्यादा एम्पावरमेंट रहता है महिलाओं का, क्योंकि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती, तो इस तरह का कुछ देखने के लिए मिल रहा है क्या? मतलब झारखंड में जो मैंने देखा है, एक चीज़ तो ये है कि वहाँ की वुमेन ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड दिखती हैं, है ना। भले उनका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो,
लेकिन वो डिसीज़न मेकिंग और सेल्फ इनिशिएटिव और एंटरप्रेन्योरियल टेरेन में वो रहती हैं। आपको बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगी जो महिलाएं अकेले चलाती हैं। ट्राइबल बेल्ट में भी आपको दिख जाएंगी। SHGs का भी काफ़ी अच्छा काम कई पॉकेट्स में होता है। ढाबा चलाती हैं महिलाएं, 2-3 बहनें मिलके चला रही हैं। इस तरह के आपको झारखंड में बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। लेकिन अगर बहुत सी तीरंदाज और खिलाड़ियां, हॉकी की खिलाड़ी, स्पोर्ट्स में भी बहुत सी बिल्कुल महिलाएं हैं। हॉकी और तीरंदाजी और फुटबॉल, इसमें तो वहाँ की लड़कियाँ काफ़ी अच्छा करती हैं। हॉकी में सलीमा टेटे और ये कई लड़कियां हैं जो नेशनल टीम में खेलती हैं, ओलंपिक में भी जाती हैं। और वहाँ पे आप सुबह जाएंगे ना, रांची में मोरहाबादी ग्राउंड में आप देखेंगे तो 500,000 बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं। तो अब इसमें जो महिलाओं वाली आपने बात की, वो लीडरशिप में भी अब की रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे बीजेपी ने भी कई महिलाओं को टिकट दिया। जैसे मीरा मुंडा जो अर्जुन मुंडा जी की पत्नी हैं, ये खुद तीरंदाजी से जुड़ी रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब अभी जैसे कांग्रेस की एक मंत्री थी, MLA जो वहाँ से दीपिका पांडे, तो वो भी एक नेता हैं। और कल्पना सोरेन तो मतलब चूँकि अब हेमंत सोरेन की पत्नी हैं और स्टार कैंपेनर हैं, तो वो तो चर्चा में रहती ही हैं। तो आपने देखा कि इस चर्चा से जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि अभी चुनाव जो है पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग A1 से A2 में जा रहे हैं, A2 से A1 में जा रहे हैं। मतलब भाजपा से बहुत से लोग उधर महागठबंधन की तरफ चले जा रहे हैं, महागठबंधन से भाजपा की तरफ आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे एक इम्पॉर्टेंट दूसरा मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि महिलाओं का वोट शायद एक निर्णायक वोट होगा इस झारखंड के चुनाव में भी। और हमको शायद जो वुमेन सेंटर्ड स्कीम्स हैं उनका इम्पैक्ट देखने के लिए मिले। दूसरा ये, तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है वो ये देखना होगा कि जो भाजपा का खीमा है वो बेसिकली CMs का खड़ा हो गया, एक्स CM, एग्जिस्टिंग CM। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो 2 पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर या इंचार्ज बोला जाए बनाए गए वो भी CM थे। हेमंत बिश्वा शर्मा खुद मुख्यमंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान जी भी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं। हालांकि कई बार थोड़ा बेनिफिट उस पार्टी को भी मिल जाता है कि अगर आपके पास एक CM फेस है, तो JMM के पास एक CM फेस है। और यहाँ मतलब हो सकता है कि बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने अगर बीजेपी चुनाव जीतती है, लेकिन आज की तारीख में ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो अब लड़ाई रोचक होती जाएगी, क्योंकि अभी लिस्ट आनी शुरू हुई है। कांग्रेस ने भी अपने 21 कैंडिडेट्स की लिस्ट दे दी है। अभी RJD, अभी CPI-ML उनको भी अपना सीट शेयरिंग फाइनल करना है। और RJD थोड़ा सा नाराज चल रही, उन्होंने कहा कि आपने हमारे बिना सीटें ऐलान कर दी और नहीं अब देखिए पिछली बार भी मतलब लगभग 46 सीटें तो JMM और कांग्रेस ने जीती थी। तो 70 सीटों पे JMM और कांग्रेस ने तय किया है कि वो दोनों मिलकर लड़ेंगे और 11 सीटें जो बाकी हैं वो एलाइज को मिलेंगी। तो अभी स्थितियाँ 2-3 दिन में थोड़ी और साफ होंगी। अभी तो खैर यही सिचुएशन है, कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो हम लोग बहुत जल्दी झारखंड का अपडेट लेके आएंगे। धन्यवाद।